अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ गए और ख़बर गर्म है कि रावलपिंडी में उनका इलाज जारी है। हुकूमत के ख़ात्मे के इशारे मिल रहे हैं, हुकूमत ख़त्म होगी और नए इंतखाबात की तैयारियाँ की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अपने मुनहरिफ अरकान को अपनाने का इंदिया दे दिया है, वो जो गद्दार करार दिए गए थे। और कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस के बाद, बिलावल भुट्टो जरदारी की गर्मा गर्म तकरीर के बाद, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी है। ये चार ख़बरें हैं, चारों मामलात, इन पर बात होगी। लेकिन पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला मामला, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मामला बहस में है, ख़बरों में है। परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में ज़ेर इलाज थे बड़े अरसे से अलील, और उनके मुतालिक की ख़बर आई कि जी वो पाकिस्तान, उनको वापस लाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और फिर DGISPR ने भी कहा कि इदारे का फ़ैसला है कि उनको वापस लाया जाए। और अब ख़बर है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान लाए जा चुके हैं। ये ख़बरें गर्म थी और उसमें ये बताया गया था, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था। सवालिया अपना सोशल मीडिया पर भी मुसलसल ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी और उसी बुनियाद पर यह ख़बर बनी है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को खामोशी से पाकिस्तान लाया गया है। रावलपिंडी के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अब एक अस्पताल कौन सी हो सकती है? वही अस्पताल जो अपना GH अपना क्या होती है, CMH रावलपिंडी, या फिर FIC, जहाँ पर पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़ेर इलाज रहे हैं। और फिर ये भी दावा किया गया कि उनकी सिक्योरिटी सख्त रखी गई है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब दुबई गए थे और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उनकी अयादत भी की थी, उनकी एहलिया भी उनके हमरा थी। फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़ानदान के साथ, उनकी एहलिया साहिबा मुशर्रफ और दीगर ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारा था। पूरा दिन वहाँ ठहरे थे, क़याम किया था। क्योंकि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको हवाला दिया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था, जो सवाल हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज का इदारा चाहता है, यानी फ़ौज का फ़ैसला है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आएँ। उनका ख़ानदान अगर चाहेगा तो फिर हम उनको वापस ले आएंगे और यहाँ पर उनको इलाज भी होगा उनका, और बाकी जो बतौर साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर उनका जो वक़ार है उसके मुताबिक उनको यहाँ पर सहूलतें और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उससे पहले वज़ीर ख़जाना तो नहीं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने अपना ट्वीट किया था। सबसे पहले उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ होना था वो मुस्लिम लीग नून को होना था, नवाज शरीफ साहब को होना था। तो आगाज़ वहीं से किया गया था। और फिर अपना बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था, बल्कि अगले दिन DGISPR ने, मैं ज़रा कंफ्यूज कर गया, अगले दिन DGISPR ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा था कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के इशू पर ही उनसे बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जी ये फ़ौज चाहती है, इदारा चाहता है कि वो आएँ। तो वो एक प्रॉपर समझ में आ रही थी कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के बाद फिर कामरान शाहिद ने खबर दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, हुकूमत भी ओके है और हर चीज़ तैयार है और उनको कभी भी किसी भी वक्त वापस लाया जा सकता है। तो उसके बाद फिर DGISPR को उन्होंने लाइन पर लिया था अगले दिन अपने प्रोग्राम में। और फिर नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी आ गया था, आपको याद होगा। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जी अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं नहीं चाहता जो सदमे मैंने देखे वो देखें। फिर उस पर बहस छिड़ी। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में कहा कि जी मैंने तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को माफ़ कर दिया हुआ था। तो उस पर फिर बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा का ट्वीट आया था और उन्होंने उस पर एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा के वो कातिल हैं, उसमें मुलविस हैं बराह रास्त, लिहाजा उनको ना हम माफ़ करेंगे, ना तारीख़ माफ़ करेगी, ना उनकी ज़िंदगी में, ना तारीख़ में। तो उस पर उसके बाद फिर ये ख़बरें आई कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो औलाद है, उनके साहबजादे बिलाल मुशर्रफ साहब, उन्होंने हमारे दोस्त नूरुल्लाह साहब के बकौल कि उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को, दोस्तों को बताया था कि जी नहीं, हम नहीं वापस आना चाह रहे क्योंकि मामला तनाज़ा बन जाएगा और हम नहीं चाहते कि इस स्टेज पर अपने वालिद को तनाज़ात में घसीटें। अगर कहीं वो जा रहे हों और कहीं कोई मतलब उनको लेकर जाया जा रहा हो और कहीं नारे शारे भी लग गए तो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। लिहाजा हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान वापस आएँ। तो उसके बाद फिर एक वजाहत भी आ गई थी बाज़ाब्ता उनके ख़ानदानी ज़राए से कि जी वो डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं इजाज़त दे रहे कि वो उनको पाकिस्तान वापस लेकर जाया जाए। फिर और वो सहूलतें नहीं होंगी पाकिस्तान में, जिस तरह की उनको जिस तरह का मर्ज़ उनको लाहक है, तो उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा। तो फिर खबर आई कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो
गए दुबई और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़ानदान के साथ वक्त गुजारा। और फिर आज सुबह से सोशल मीडिया पर यह ख़बर गर्म थी कि जी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में एक ख़ास मेहमान जो हैं वो पहुंच चुके हुए हैं और फिर ज़ाहिर इशारा उस तरफ गया। लेकिन उसके बाद ये जब ख़बर सारा दिन चलती रही तो उसके बाद फिर ये ख़बर आई कि ज़राए से ख़बर आई, वो फिर दोबारा जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ये ख़बर आई कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, उनके ख़ानदान के, वो ये कह रहे हैं कि जी वो ताहाल दुबई में हैं, उनको पाकिस्तान मुंतकिल नहीं किया गया। इस तरह की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है और ना ही वो रावलपिंडी के जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज होने वाली जो ख़बरें थी उनका उन्होंने किया खुल्लम खुला एक ज़राए ने तरदीद की, क्योंकि ज़राए अभी अब वो पहले भी बातचीत जो चल रही थी वो भी ज़राए से थी, ख़बर भी ज़राए से और तरदीद भी ज़राए से, लिहाजा ये मामला मशकूक ज़रूर है। लेकिन एक सवाल है इसमें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो लाना चाहते हैं वो लाना इसलिए चाहते हैं कि वो ये नहीं अपना इदारा जो है वो नहीं चाहता कि कल को तारीख़ में लिखा जाए कि एक फ़ौजी सदर थे और वो दयारे गैर में अपना बीमारी के आलम में रहे और उनका इदारा उनको पाकिस्तान वापस ना ला सका। तो वो ये नहीं चाहते थे। और फिर ये अगर छुप छुपा के लाना ही है तो फिर वो लाना नहीं होता। मतलब अगर इदारा चाहता है कि जी हम, और खड़ा हुआ इदारा कह रहा है कि जी हमारी ख्वाहिश है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, तो फिर छुप छुपा के लाने वाली बात समझ में नहीं आती। इसी वजह से जो एक ख़बर थी कि वो आ गए हुए हैं, उनको लाया गया हुआ है, और दूसरी खबर है कि उनको नहीं लाया गया, वो अभी तक दुबई में है, दोनों ज़राए से। लेकिन जो मूड है या जो एक इरादा था जिसकी वजह से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाया जाए, वो ये था कि ये नज़ीर ना बने, ये मिसाल ना बने कि एक साबिक़ आर्मी चीफ साहब जो हैं इस तरह लंदन में दुबई में रहे और वहाँ पर अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, इंसान है, जाना है, और वहाँ पर उनकी तदफीन हो गई। इसीलिए कहा गया था कि जी वक़ार के साथ उनको पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं। तो अब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन ख़बरें जो हैं वो मामले को मज़ीद मशकूक बना रही है। अगर इदारा लाना चाहेगा तो फिर इदारा छुप छुपा के नहीं लाना चाहेगा, जिस तरह उन्होंने FICS में रखा था, वहाँ पर अस्पताल में जब अदालत ने बुलाया था परवेज़ मुशर्रफ साहब को बगावत के मुकदमे में, और फिर जिस तरह उनको बाहर भेज दिया गया था। धरना अपना इमरान खान साहब का, उस धरने का सबसे बड़ा जो था वो रिज़ल्ट जो था वो यही था। तो बहरहाल अब ये मामला जो है अभी फ़िलहाल ख़बरें हैं, ख़बर ये कि वो आए हैं, ख़बर ये कि वो नहीं आए, दोनों ख़बरें अब देखते हैं कि हकीकत क्या है, पता चल जाएगा। अब अगला मामला है हुकूमत के ख़ात्मे का। हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर की और बड़ी तगड़ी तकरीर की। उन्होंने तकरीर थी जो 2-3 रोज़ पहले सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके हवाले से उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ात, उस पर राशिद महमूद सूमरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी हम मौलाना फजल रहमान साहब से बात करेंगे कि निजात दिलाए सिंध को ज़रदारी से, और उसके लिए हमें तहरीक चलानी है और हम लॉन्ग मार्च करेंगे घोटकी से कराची तक। अगर कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च हो सकता है तो घोटकी से कराची तक क्यों नहीं हो सकता, वो उन्होंने कहा। और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ इंतखाबात में धांधली हुई है, ना नवाब शाह हमें मिला, ना सखर हमें मिला, ना मीरपुर ख़ास हमें मिला, जो हमारे ट्रेडिशनल हल्के थे, जो सीटें थी वो भी हमें नहीं मिली, लिहाजा हम इंतखाबात को नहीं मानते। लेकिन हम ये यकीनी बनाएंगे कि अगले इंतखाबात यानी अगले मरहले के जो 24 जुलाई को हो रहे हैं कराची और हैदराबाद के डिवीजन्स के, वो वहाँ पर हमारे साथ ये ना हो। और फिर आज कौमी असम्बली में वहाँ पर गौस बख्श महर ने तकरीर की GDA के, और उन्होंने कहा कि जी सिंध में बदमाशी हुई है, गुंडागर्दी हुई है, डाकू राज हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इनकी बातें ठीक लग रही हैं अपोजिशन की, यानी सिंध की अपोजिशन की। वो इस्लाम कोर्ट की एक वीडियो है, एक साहब हैं ग़ुलाम जुने जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मार रहे हैं, और इतनी मतलब बेशर्मी से थप्पड़ मार रहे हैं कि मतलब हद है। अभी तक पता नहीं गिरफ़्तार हुए कि नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इनका जो जवाब दिया तो बेहतर होता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जवाब में बताते कि जी वो जो अपना साहब जिन्होंने थप्पड़ मारा था, बेशर्मी की थी, इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला किया था, थप्पड़ मारना हमला करना है, तो उनको भी मैंने गिरफ़्तार करवा लिया है, उनको भी मैंने अपनी हुकूमत को कहा है कि जी गिरफ़्तार कर लें। तो ये बात होनी चाहिए थी, तकरीर में नहीं थी। लेकिन बहरहाल तो गौस बख्श महर को के जो इल्ज़ामात थे
उन्होंने कहा कि जी धांधली हुई है और हम इन इंतखाबात को नहीं मानते, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को अपना घरों से उठाया गया, जो भी इल्ज़ाम अपोजिशन लगाती है उन्होंने लगाए। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि वहाँ में मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब उन्होंने एक तीर से कई शिकार कर दिए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी शिकार किया, उन्होंने इमरान खान साहब का भी शिकार किया, उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी शिकार किया, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को भी नहीं बख्शा, और फिर मुखालफिन को तो इमरान खान साहब को तो बोला ही और उनके गौस मेहर साहब को तो जवाब दिया ही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी, उस तकरीर के बाद फिर गुस्सा निकाला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, और उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन हुकूमत ख़त्म होने वाला की कहानी कोई और है, उस पर भी मैं बाद में गुजारिश करूँगा। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिस मुल्क में जो धांधली हुई है ना हमेशा, वो हमारे ख़िलाफ़ हुई है, पीपल्स पार्टी के। और ये बात ठीक है बहुत हद तक कि IGI बना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और फिर ज़ाहिर है आगे चलकर IGI टाइप PTI भी आ गई, वो फिर नवाज शरीफ साहब को रोकना था। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ही हमेशा धांधली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इवन वो भी बनी, वो भी इसी तरह बनी थी। तो उन्होंने कहा कि जी जो सिंध में इंतखाबात हुए वहाँ पर जो इदारे थे वो एपॉलिटिकल थे। जब इदारे एपॉलिटिकल होंगे तो फिर जो धांधली की पैदावार, जो धांधली से जीतते आए हैं हमेशा, वो जो यहाँ बैठे हुए हैं ऐवानों में, वो फिर नहीं जीत सकते। फिर इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि जी फ़ौज भी टाइगर फोर्स बने, इलेक्शन कमीशन भी टाइगर फोर्स बने और सारे इदारे उसके साथ मिल जाएं और फिर उसको इंतखाबात दिलवाएं, तो ऐसा नहीं होगा तो इमरान खान साहब नहीं जीतेंगे। तो ये उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ इशारा किया, लेकिन बाकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया जो कि उनके इत्तेहादी हैं, और उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड जब भी होगा तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये उन्होंने एक तगड़ी किस्म की तकरीर की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी लाड़काना में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने धांधली की है, तो लाड़काना में इल्ज़ाम लगाने वाले तो JUI थे, राशिद महमूद सुमरो साहब थे। और तो बहरहाल ये उन्होंने सारी बातें की। और इजलास में फिर बाकी क्योंकि मामला था फाइनेंस का, फाइनेंस बिल की मंजूरी का, बजट की मंजूरी चल रही थी, तो उसी दौरान गौस मेहर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फ्लोर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसकी वजाहत देने के लिए फिर हर तरफ तीरंदाजी कर ली, उधर भी चलाया उधर भी चलाया। लेकिन बाद में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दो अरकान, एक थे सलाहुद्दीन साहब और दूसरा साबिर कायम खानी, उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में तकरीरें की। अच्छा, उन्होंने कहा जी हैदराबाद का एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है और 3.5 महीने में जो PIA का बुरा हाल हो गया हुआ है, और जो 3.5 महीने में रेल का जो बुरा हाल हो गया हुआ है, तबाही फिर गई है, ये हो गया वो हो गया। हम सवाल करते हैं तो हम यहाँ पर खसीस जवाब दिया जाता है और वज़ीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, और इस तरह की उन्होंने बातें की जो नज़र नहीं आ रहा था कि गुस्सा किस चीज़ का निकाल रहे। फिर उन्होंने कहा कि जी हम फिर ऐसा है तो फिर हम इत्तेहाद छोड़कर उधर चले जाएंगे, उधर बैठेंगे, हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट कर गए और फिर बाद में उनको बनाकर लाया गया, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी उनको लेकर आए, और उस दौरान जब वो खिताब कर रहे थे जज्बाती होकर, हुकूमत को तड़ियाँ शड़ियाँ लगा रहे थे, तो उस वक्त अयाज सादिक साहब उनके पास खड़े हुए थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि यार इस तरह ना करें, देखें आपकी मेहरबानी है, ऐसा ना करें। तो लेकिन बहरहाल उनका हाथ झड़क रहे थे। पता चल रहा था कि वो गुस्सा ख्वाजा साद रफ़ीक पर नहीं था उनका, वो गुस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर था। लेकिन उन्होंने निकाल मुस्लिम लीग नून पर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून गारंटियर है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में जो कुछ कमिटमेंट की गई थी इत्तेहाद में MQM को शामिल करने के लिए, उसकी गारंटी मुस्लिम लीग नून ने दी थी। तो ये अपना उस पर अभी तक उनको क्योंकि कुछ मिला नहीं, ऊपर से बल्दियाती इंतखाबात में जो मैंने अजला आपको बताया, नवाब शाह, बीरपुर ख़ास और सखर, वहाँ पर भी इनको कुछ नहीं मिला। तो उनको गुस्सा था पीपल्स पार्टी का, निकाला मुस्लिम लीग नून पर और धमकी लगाई कि जी फिर हम छोड़ देंगे इत्तेहाद छोड़ देंगे तो हुकूमत, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है, और ज़ाहिर तासुर तो ये जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, सबकी हुकूमत है, बोझ सब ने उठाना है। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब के साथ थे और आखिरी वक्त में अलग होकर इस हुकूमत में आ गए और सारा का सारा बोझ इमरान खान की उस पर चला गया, और अब आप इस हुकूमत में हैं और इस हुकूमत से निकलेंगे तो सारा का सारा बोझ शहबाज शरीफ साहब पर आ जाएगा। इस तरह तो खैर नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने कोशिश ये की है कि हर मौके पे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या छोटे इत्तेहादियों, हमेशा ऐसा ही करते हैं कि हर मौके पे जो सीनियर पार्टनर है उसके ऊपर तनकीद करके सारा का सारा मलबा उसके ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल एक तो ये हुआ, कौमी असम्बली में थी गर्मा गर्मी। अब मामला है तहरीक इंसाफ का, वो भी कौमी असम्बली से मुतल्लिक, और उसके बाद फिर हुकूमत जा रही है। मामला ये है कि बजट की मंजूरी से पहले फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, बाकी तो बातें जिस तरह रिवायती करते हैं वो सारी हुई, लेकिन एक बात ऐसी थी जिस बात का मैं मुसलसल इंदिया देता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ चूहा बिल ढूंढ रही है कौमी असम्बली में आने की। उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपने जो मुनहरिफ अरकान हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अपोजिशन की बेंचों पर, उनको हम हिदायत करते हैं कि वो इस बजट को रोके, इस बजट की मुखालफत करें, इस बजट की हिमायत ना करें। वो तो आप तो कौमी असम्बली से जा चुके हुए हैं, आपने इनको गद्दार करार दिया है। आपने कहा कि जिनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, ये इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे, ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, तो ये तो कहीं के नहीं रहे थे, तो आप ख़ुद उनको याद कर रहे हैं या आपको ख़ुद उनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि बजट में अगर ये तहरीक इंसाफ ये कहती बतौर पार्टी कि जी हमने बजट की मुखालफत करनी है और उन्होंने बजट को वोट करना वो करेंगे, तो फिर हम इनको डीसीट करने के लिए कार्रवाई करेंगे। हालांकि पार्लियामेंट से तो इस्तीफ़े दे चुके हुए हैं, तो वहाँ तो अब नई पार्लियामानी पार्टी बन चुकी है जिसको राजा रियाज मेरा ख्याल है जिसकी सरबराही कर रहे हैं। तो लेकिन ये एक तरीका, एक इसकी वजह ये हो सकती है। और दूसरी वजह ये कि हमने कौमी असम्बली से लाताल्लुकी नहीं की, हम बाहर बैठे हुए हैं, हमारे रिज़ाइन ज़रूर पड़े हुए हैं, लेकिन हमने वो रिज़ाइन मंजूर नहीं करवाए, हम कभी भी वापस आ सकते हैं। अब मामला है जनाब हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, कल फैसला आ रहा है, ख़त्म हो सकती है, होने जा रही नहीं, ख़त्म हो सकती है। कल वो फैसला आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट से, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी हम दोबारा इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। और आज उन्होंने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुना इस सवाल पर कि क्या दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा जाना चाहिए। तो अब वो फ़ैसला जो है फ़रीक़ैन को मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने कल सुनाना है। अब कल फ़ैसला आएगा, क्या फ़ैसला आता है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कल के फ़ैसले के उसका होता है पेशबंदी के तौर पर कि अगर हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, अगर अदालत ये कहती है कि 16 अप्रैल की पोजीशन पर चले जाएं, यानी दोबारा इंतखाबात हों, तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने तैयारी शुरू कर दी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान को कह दिया है कि लाहौर कोई ना छोड़े, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो 24-48 घंटे के अंदर अंदर इंतखाबात करवा कर दोबारा हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करवाया जाएगा, लिहाजा कोई भी मेंबर इधर उधर ना आ जाए। तो मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त ड्यूटियाँ लगा दी हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा फ़ैसला आ सकता है? अगर ऐसा फ़ैसला आएगा दोबारा वज़ीर आला के इंतखाब का, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जो अपना बजट मंजूर हो चुका हुआ है उसकी पोजीशन, कानूनी पोजीशन क्या होगी? अगर वो इलेक्शन अदालत कलअदम करार दे देती है 16 अप्रैल का वज़ीर आला का, तो फिर उस वज़ीर आला की हुकूमत ने जो बजट मंजूर करवाया उसका क्या होगा? इस्तेहकाक बिल जो मंजूर हुआ उसका क्या होगा? मरात जो ख़त्म की गई वज़ीरों की और ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार की, उसका क्या होगा? ये बड़े सवाल हैं। पता नहीं सवाल के जवाब कोई मतलब ज़ाहिर उस फैसले में अगर अदालत इस हुकूमत की या हमजा शहबाज की जो पोजीशन है उसको कलअदम करार देती है और दोबारा इंतखाबात में जाने का ऑर्डर करती है, तो फिर इन सारी चीज़ों का भी उस फैसले में जवाब होगा, तब जाके मामला बनेगा। वरना फिर क्वेश्चन तो आएगा कि बजट की मंजूरी कानूनी थी या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।